सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। जैसे जैसे आगामी लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो विपक्षी पार्टी के नेता हरियाणा और केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत पहुंचे राज्यसभा सांसद और कांग्रेसी नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने साथ ही देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ताधारी पार्टी सदन को नहीं चलने दे रही, जिससे जनता के करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, वो भी केवल विपक्ष के एक नेता को घेरने के लिए ऐसा कर रही है। विपक्ष एक मुद्दे को लेकर जेपीसी के गठन की मांग कर रहा है और उसको बचाने के लिए सत्ताधारी पार्टी सदन में बवाल कर रही है। अगर सदन को नहीं चलने देना था तो सदन को बुलाया ही क्यों गया था, ये समझ से बाहर है। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले 9 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए। इसका जीता जागता उदाहरण मेट्रो का विस्तार है, क्योंकि उन्होंने अभी तक मेट्रो का कोई भी विस्तार हरियाणा में नहीं किया है, केवल दावे किए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार हमसे बहुत पीछे थी और उन्होंने रैपिड मेट्रो की शुरुआत मेरठ तक कर दी है। हमारी सरकार में 3 रैपिड मेट्रो प्रस्तावित थी, लेकिन उनका डीपीआर अभी तक नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले तो आज इस अवसर पे जो हमारे बहुत ही सम्मानित साथी हैं बलबीर पहल जी, जो गन्नौर वाले अड़लाना से 3 बार हमारे सरपंच भी रहे हैं और जो वाइस चेयरमैन रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक के और कुश्ती संघ के सोनीपत जिलाध्यक्ष भी हैं, कबड्डी संघ के जिलाध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं खेल प्रकोष्ठ जेजेपी हरियाणा के। तो इनके साथ बहुत से साथी, कुलदीप सिंह कबड्डी कोच हैं, वीरेंद्र सिंह अध्यक्ष गन्नौर किसान यूनियन, राम सिंह पंडित जी, सुरेश कुमार, अनिल एयरफोर्स आदि लगभग 30 आदमी जो इनके साथ जो इनकी पूरी टीम है, उन्होंने आज जो है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई है और 26 तारीख को इनकी विधिवत रूप से चंडीगढ़ में ये कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला इन्होंने किया है। तो हम इनका स्वागत करते हैं, सबका मान सम्मान, और इनके साथ आने से हमें कांग्रेस पार्टी को और हमारे जो सोनीपत में बहुत मजबूती मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है गन्नौर में बहुत मजबूती। सर, 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, वो शुरुआत है वो की गई है, क्या मैनिफेस्टो में रखा गया है? देखो, जब सरकार बहरी हो जाए, सरकार जनता की ना सुने और केवल जनता का हर वर्ग जब अपनी बात सुनाने आए तो उसको लाठी की भाषा से जवाब मिले, चाहे किसान, आपने देखा 1 साल तक आंदोलित रहा, चाहे कर्मचारी जिन पे लाठीचार्ज हुआ, चाहे सरपंच जिन पे लाठीचार्ज हुआ, चाहे मनरेगा के वर्कर, गरीब आदमी पे लाठीचार्ज, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदारों तक भी इस सरकार की लाठियों से जवाब सरकार देने का विश्वास रखती है। यहाँ तक खिलाड़ियों पर भी, उनको भी धरने में बैठना पड़ा जंतर मंतर। तो ऐसे में विपक्ष की एक जिम्मेदारी होती है कि वो जो है जब सरकार बहरी हो जाए तो लोगों की आवाज़ बन के सरकार तक पहुंचाने का काम करे। ये हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हम 2 अप्रैल को यमुनानगर में करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा एक संकल्प लेके हम चले हैं, हर हरियाणा प्रदेशवासी को जोड़ने का संकल्प, हरियाणा के भविष्य को दोबारा उज्जवल दिशा में विकास की तरफ लेके जाने का हमारा प्रयास है। और उसमें हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में हर क्षेत्र में हरियाणा में बहुत लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। सर, क्या घोषणाएं हैं, क्या उस मैनिफेस्टो में रखा गया है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो में हमारे कई संकल्प, हमारा है हाथ से हाथ जोड़ो, हर प्रत्येक हरियाणा प्रदेशवासी को हर दूसरे प्रदेशवासी से धर्म, जाति, भाषा, हर बात से ऊपर उठ के प्यार और प्रेम की डोर से जोड़ो, हमारा पहला संकल्प। किसान को एमएसपी की गारंटी, गन्ने के सर्वाधिक भाव, मान सम्मान से जोड़ो। 10 साल हमारी सरकार में किसान को आंदोलन नहीं करना पड़ा था, उस भाव से किसान को जोड़ो, तो हमारा दूसरा संकल्प। बड़े बुजुर्ग को 6000 बुढ़ापा पेंशन, देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, हमारा तीसरा संकल्प। गरीब आदमी को, हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू करके हर वंचित परिवार तक 100 गज के प्लॉट से जोड़ो और हर 100 गज के प्लॉट पर 2 कमरे का सरकारी रूप से मकान बनवा के हम देंगे। तो हर गरीब परिवार को 100 गज का प्लॉट और 2 कमरे के सरकारी खर्च से मकान से जोड़ो, ये हमारा एक और संकल्प। इसी रूप में जो हमारी
हिमाचल की सरकार ने जैसे करके दिखाया, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, जो हमारी हिमाचल की सरकार ने करके दिखाया और राजस्थान की सरकार ने करके दिखाया, हर परिवार को जो है हर कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, ये हाथ से हाथ जोड़ो। इस तरह के हमारे संकल्प हैं, हमारे उन संकल्पों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। कुल मिलाकर युवाओं को रोजगार से जोड़ो, 2 लाख नौकरी या तो रिक्त हैं या समाप्त कर दी गई है, सरकारी नौकरी पहली कलम से उनको बहाल करके उनकी विशेष भर्ती के रूप में। कुल मिला के हरियाणा को खुशहाली से जोड़ो, विकास से जोड़ो, हरियाणा को देश में सबसे आगे हरियाणा पहुँचे। आज एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, कैसी सरकार आ गई। आपको एक और मैं फैक्ट दूंगा जो आज आपकी खबर बन सकती है, तो सारी हर रोज़ हम कर ही रहे हैं। हमारे जो विधायक हैं जयवीर जी, और जो नीचे चले गए, अभी आप जो है वो एक दिखा रहे थे, उन्होंने एक प्रश्न लगाया विधानसभा में कि भाई मेट्रो का क्या विस्तार हुआ हरियाणा। 2010 में जब भारत सरकार ने फैसला किया, तत्कालीन भारत यूपीए सरकार ने, कि दिल्ली से बाहर भी मेट्रो आ जा सकती है, 10 से 14 तक हुड्डा सरकार थी हरियाणा। 4 साल में 41 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा में पहुंची। फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़, हर साल प्रत्येक साल 10 किलोमीटर की रफ्तार से मेट्रो आगे हरियाणा में बढ़ रही थी। अब 9 साल में 40 किलोमीटर छोड़वा, प्रत्येक साल 10 किलोमीटर छोड़वा, 10 इंच भी मेट्रो, 10 सेंटीमीटर भी मेट्रो आगे नहीं बढ़ी, वहीं की वहीं खड़ी है। RRTS जो रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम, जो मेट्रो जो दिल्ली के आसपास सारे जो बड़े सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करने के लिए 4 RRTS की मंजूरी हुई थी। ये मैंने संसद में प्रश्न उठाया था इस हफ्ते, उसका भी जवाब आया। 4 रूट थे ये RRTS के, दिल्ली पानीपत वाया सोनीपत, दिल्ली हिसार वाया रोहतक, दिल्ली अलवर वाया गुड़गांव और दिल्ली मेरठ। ये 2013 में मंजूर हुई थी यूपीए सरकार द्वारा। उसके बाद अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, 2017 के बाद टेकअप ये हो गई यूपी सरकार में, यूपी सरकार ने टेकअप कर दिया 2017 के बाद। दिल्ली मेरठ पे इस महीने से यातायात शुरू हो जाएगा, बनके तैयार हो गई, रैपिड रेलवे जिसे कहते हैं, वो मेट्रो ही मानो आप। और बाकी जो हरियाणा में 3 बननी थी रैपिड रेलवे, जो तीनों हमारे तीनों दिशाओं में हरियाणा कनेक्ट होना था दिल्ली से, कितना फ़ायदा होता, उन तीनों में अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ, DPR भी नहीं बनी, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कोई रुचि नहीं, योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश में विकास हो, प्रदेश अच्छी दूरदर्शिता से आगे जाए, ना मेट्रो को आगे बढ़ाने में कोई रुचि दिखाई हमारी मौजूदा सरकार ने, मौजूदा मुख्यमंत्री जी ने, ना RRTS रैपिड रेलवे के माध्यम से हमारे जो शहरों को दिल्ली से जोड़ना था उसमें कोई रुचि दिखाई। यूपी जो हमसे पिछड़ा हुआ प्रदेश था वो इन चीज़ों में आगे निकल गया। ये एक दुर्भाग्य की बात है, ये मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। और यूपी के अंदर मेट्रो भी दिल्ली मेट्रो का भी विस्तार जारी है। आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा साइड में जाके देखें, हरियाणा में क्यों रुका 9 साल से। सर कल तो आज ये कल दिल्ली किसान कूच कर रहे हैं, पूरे देश भर के, एक बार फिर किसान आंदोलन की शुरुआत। देखो, किसानों के साथ धोखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो पूरा देश जानता है कि जो सरकार ने MSP पे कमेटी बनाई, उस कमेटी में वो लोग लिए जो किसान आंदोलन के मुख्य रूप से खिलाफ थे। कोई किसान का आंदोलन से जुड़ा हुआ तो कोई व्यक्ति लिया ही नहीं उस कमेटी में। तो वो MSP कमेटी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी नहीं लिखा गया कि ये MSP पे कमेटी बनी है, उसमें ये लिखा गया कि ये जो है ऑर्गेनिक खेती कैसे हो, ये इन विषयों पे कमेटी बना दी हो। अब ये तो एक अलग विषय है। देश के किसान के आंदोलन में ये मांग नहीं थी कि ऑर्गेनिक खेती कैसे हो, इसको लेकर आंदोलन नहीं किया गया था। तो ये आज देश का किसान, हम नहीं कह रहे ऑर्गेनिक खेती ना हो, लेकिन इस विषय पे कमेटी बना दी किसान आंदोलन की, टर्म्स ऑफ रेफरेंस देके। ये देश के किसान को हजम नहीं हो रही, बात गले से नहीं उतर रही। देश की सरकार ने जिस वायदे के साथ किसान आंदोलन को समाप्त करवाया था, उस वायदे को लागू करे। सर अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार बवाल है, वो हो रहा है, फरार हैं, वो चल रहे हैं, पंजाब में हाई अलर्ट है। पंजाब में अफरा तफरी टाइप का माहौल बन गया। ये जो सरकार बनी है वहाँ की, वो लॉ एंड ऑर्डर काबू करे। जेलों से गैंगस्टर टाइप के लोग अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, बाहर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कानून व्यवस्था हर रोज़ खुले में कहते हैं, इस तरह की स्थिति बन रही है कि भाई लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। तो पंजाब में कानून व्यवस्था की जो स्थिति जो डामाडोल हो रही है, उससे उसकी चिंता जो है पूरे देश को है। दिल्ली में खिलाड़ी जुटे थे जंतर मंतर पर,
उसमें कमेटी बनाई गई थी। अब ये आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं जी, अच्छा है ना। सर जंतर मंतर पर खिलाड़ी जुटे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट है वो पेश नहीं हो पाई ये है। जयवीर जी का प्रश्न था जी, वो जो मैंने बताया आपको, उसके फिगर ले लेना आप। सर 40.8 किलोमीटर है ना जी, मतलब 41 किलोमीटर की मेट्रो हमारे टाइम बनी 4 साल में, और इनके टाइम में जो है 40 किलोमीटर छोड़ो, 40 सेंटीमीटर की अगर मेट्रो अगर आप ढूंढ दो, मेट्रो खोजो अभियान भी चलाएंगे जिसमें मीडिया का सहारा लेंगे। सर जो खट्टर के टाइम मेट्रो ढूंढ दो, खट्टर सरकार में। जंतर मंतर पर जो कुश्ती के बड़े बड़े स्टार हैं वो बैठे थे। दुर्भाग्य है कि हमारे देश के खिलाड़ियों को, और जो बैठे थे जंतर मंतर पे, वो पिछले 3 ओलंपिक के 60% मेडल विजेता एक साथ बैठे थे। ये कोई छोटी घटना नहीं है। जिन्होंने देश के तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया, जनगण मन की गूंज जिनकी वजह से पूरी दुनिया में गई, आज उन खिलाड़ियों को अपने इज्जत के लिए, उन बहनों को, उन बेटियों को अपनी इज्जत के लिए बैठना पड़ा हो, और भाजपा के सांसद ये कहें कि ये एक प्रदेश से हैं, एक जाति धर्म से हैं, ये कोई सहनीय बात नहीं है। क्योंकि जब वो झंडा तिरंगा को ऊंचा कर रहे थे, जनगण मन पे लोग, दुनिया सैल्यूट कर रही थी, तब उनका कोई प्रदेश नहीं देखा गया, कोई उनकी भाषा बोली, कोई जाति धर्म नहीं देखा गया। तो ये जो उन्होंने कहा, क्या ये कहना लोकतंत्र में जो है, ये कहना क्या इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए? अब कमेटी बनी सरकार ने, उसके बाद अब कमेटी क्या रिपोर्ट लेके आती है वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से किसी खिलाड़ी को किसी प्रदेश या किसी भी सीमा में किसी सीमाओं में बांधना, मैं नहीं समझता देश हित में है। सर एक लास्ट सवाल हमारा, ब्रिटेन में राहुल गांधी के बयान के बाद संसद से लेकर सड़कों तक बवाल है वो कर रही है बीजेपी, कह रही कि माफ़ी मांगे, लेकिन कल राहुल गांधी जी की भी कुछ, यार ये पूरा इंटरव्यू आप ले रहे हो, मगर मैं कहता हूँ ये जो बवाल है संसद में, वो कथित तौर पे भाजपा की प्रदेश सरकारों और देश की सरकार द्वारा बड़े उद्योगपति घरानों को जो सहूलियतें दी गई, जो फ़ायदे पहुंचाए गए, उनको लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने जो आवाज़ उठाई संसद में, उसके बाद ये बवाल हुआ है संसद में। एक ऐसा समूह भी है जिसका हरियाणा के अंदर भी, मैं बताऊं, सारे प्रदेशों में बड़े बड़े घोटाले, हरियाणा में भी 2 रुपये 94 पैसे पे हुड्डा सरकार ने, एक समूह ऐसा है जिसकी बिजली का 25 साल तक समझौता किया था, 25 साल तक 2 रुपये 94 पैसे की बिजली देनी चाहिए थी। सरकार बदल गई तो उन्होंने बिजली देनी बंद कर दी, और हमारी सरकार को, हरियाणा सरकार को 11 रुपये तक की बिजली मार्केट से खरीद के लोगों को देनी पड़ेगी। फिर ये कहते हैं कि कर्जा 3 लाख करोड़ कैसे पहुंच गया। ये पैसा किसका था? ये उस समूह से जो कि जो क्लेम करते हुए दुनिया में सबसे अमीर, उनको सहूलियत देनी चाहिए थी, हरियाणा की जनता को सहूलियत देनी चाहिए थी। खट्टर सरकार का राजधर्म क्या कहता था ये बताए। तो ये जो है, आपको पता है हरियाणा में क्या हुआ। इस तरह के पूरे देश में मामले हैं, और इन सारे मामलों पे पूरा विपक्ष देश का ये मांग कर रहा है कि ये जो भ्रष्टाचार के खुले मामले हैं, ये खुले हैं, छुपी हुई बात नहीं है। हरियाणा में आप 2 रुपये 94 पैसे पे दिलवा दो, वो भी नहीं कहेंगे। तो इन पे एक कमेटी बने, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और इनके ये हमारी मांग थी। जब से ये मांग हुई है, मैं भी 20 साल से लगभग देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ, मैंने भी 4थी बार मैं संसद में पहुंचा हूं, लोगों का आशीर्वाद है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि देश की सरकार ही ना चलने दे, संसद, सत्ता पक्षी संसद ना चलना दे। फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, फर्स्ट टाइम, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तो ये फर्स्ट टाइम जब से ये मामला उठाया है, पार्लियामेंट का सेशन अगर चलने नहीं देना था तो बुलाया क्यों? हमारी टाइम, देश के लोगों का करोड़ों रुपए हर रोज वेस्ट हो रहे हैं। अगर पार्लियामेंट सेशन में बुलाकर आपको विपक्ष पे ही निशाना साधना था, विपक्ष के किसी नेता कोई पे निशाना साधना, वो तो आप बाहर भी कर सकते हो। संसद क्यों बुला रहे? देश के लोगों का करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हो? पहली बार सत्ता दल नहीं चलने दे रहा संसद, ये पहली बार एक ऐसी बात हुई है। तो ये एक बड़ा देश के लिए सोचने की बात है।